हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एनडीटीवी की एक्विजिशन बाय द अडानी ग्रुप। एक जो लॉ था, चैनल था जो एक्चुअली मेजरली ओन्ड बाय जर्नलिस्ट था, शायद वो भी नहीं बचेगा एंड एंटायर थिंग विल कम अंडर अ बिगर अम्ब्रेला। तो क्या है इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे, हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्यूसडे को 3 अगस्त 2022 को अडानी ग्रुप एक अनाउंसमेंट करते हैं दैट दे हैव एक्वायर्ड 29% स्टेक इन द एनडीटीवी। ये न्यूज़ कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की न्यूज़ थी और कुछ लोगों के लिए उनका वर्स्ट नाइटमेयर। जिन लोगों के लिए न्यूज़ अच्छी थी उन लोगों ने ट्रोलिंग स्टार्ट की एनडीटीवी की, और सबसे ज़्यादा रवीश कुमार की। इतनी ट्रोलिंग तो उनके फाउंडर्स प्रमोटर्स यानी कि राधिका रॉय प्रणव रॉय की भी नहीं हुई जितनी रवीश भाई की हुई। देखिए, एनडीटीवी जो है वो एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, यानी कि उसके शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। और अगर कोई भी कंपनी जो कि पब्लिकली लिस्टेड है और स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती है, उसको कोई भी ऐसे एक्वायर नहीं कर सकता। बिकॉज इफ कोई बाय करना भी चाहता है उस कंपनी को, तो उसके लिए उसको सेबी के टेक ओवर कोड की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। सेबी का टेक ओवर कोड ये बोलता है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी 5% से ज्यादा स्टेक नहीं खरीद सकते। अगर आपको खरीदना है तो आपको उसके बाद टाइम टू टाइम एक ओपन ऑफर और साथ साथ कुछ और रेगुलेशन फुलफिल करनी पड़ेगी। लेकिन इस केस में ऐसा कैसे हुआ कि एक लिस्टेड कंपनी के डायरेक्ट 29% स्टेक अडानी ग्रुप के पास चले गए। और ये समझने के लिए हमें इसके पूरे ट्रांजैक्शन को बाइफरकेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, पर प्लीज बेयर विद मी। मैंने कोशिश की है कि आपको मैं पूरे बेसिक वे में उसको स्टार्ट टू एंड पूरा समझा पाऊं। तो चलिए पहले समझते हैं कि एनडीटीवी का स्ट्रक्चर था क्या। तो एनडीटीवी का स्ट्रक्चर जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वाज द 29% ऑफ द स्टेक वाज हेल्ड बाय आरआरपीआर। अब ये आरआरपीआर क्या है? ये एक कंपनी है फॉर्म्ड बाय द प्रोमोटर्स ऑफ एनडीटीवी, यानी कि राधिका रॉय और प्रणव रॉय ओनली। उन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी, इसका नाम भी है राधिका रॉय प्रणव रॉय होल्डिंग्स लिमिटेड। तो इस कंपनी का क्या था कि इस कंपनी का 29% स्टेक था एनडीटीवी के अंदर। और उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर थी वो थी राधिका रॉय विद 16.32% ऑफ शेयर होल्डिंग। फिर प्रणव रॉय की थी 15.94% शेयर होल्डिंग। अच्छा, अब ये राधिका रॉय और प्रणव रॉय की जो शेयर होल्डिंग है ये आरआरपीआर से हटके है, यानी कि आरआरपीआर का तो जो स्टेक है वो कंपनी का एज ए कंपनी का स्टेक है। और इस आरआरपीआर के अंदर पूरा स्टेक जो है वो राधिका रॉय और प्रणव रॉय को ही है। लेकिन इस कंपनी के अलावा जो स्टेक है वो राधिका रॉय का 16.32% है और प्रणव रॉय का 15.94%। इसके अलावा जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है वो है एक एलटीएस इन्वेस्टमेंट ग्रुप है। ये एक मॉरिशस बेस्ड ग्रुप है, इसका 9.75% होल्डिंग थी। और विकास इन्वेस्टमेंट्स की 4.42%। इसके अलावा जो बची वो सब अदर्स के हाथ में, बिकॉज एनडीटीवी जो है एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है तो इसके स्टॉक बेस का शेयर भी ट्रेड होता है शेयर मार्केट में। तो जो बाकी की परसेंट बची है वो सब अदर इन्वेस्टर्स के पास है। पब्लिकली लिस्टेड कंपनी यानी कि कोई कंपनी जिसके शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, उसको एक्वायर करना इतना आसान नहीं होता। इनफैक्ट बहुत कम्बरसम होता है। उसका रीजन ये है कि उसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है। स्पेशली सेबी के टेक ओवर कोड की सारी रेगुलेशन भी फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप वो फॉलो नहीं करते हो तो एक्विजिशन जो है बीच में ही खारिज कर दी जाती है। तो इस केस में ऐसा क्या हुआ कि डायरेक्टली अडानी ग्रुप के पास 29% जो इक्विटी थी एनडीटीवी की वो एक्वायर हो गई विदाउट इवन हैविंग टू गिव एनी काइंड ऑफ प्रायर नोटिस टू एनीवन। उसका रीजन है ये। तो अडानी ग्रुप ने डायरेक्ट एनडीटीवी के अंदर 29% स्टेक नहीं खरीदा। अडानी ग्रुप ने क्या करा, उन्होंने एक कंपनी है विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, ये जो वीसीपीएल कंपनी आप देख रहे हैं, ये वीसीपीएल कंपनी ने क्या किया था, ये वीसीपीएल कंपनी 2008 में फॉर्म हुई थी। और 2009 में उन्होंने एक लोन दिया था अप्रोक्सीमेटली 404 करोड़ का टू आरआरपीआर को। अब ये आरआरपीआर वही प्रोमोटर्स की कंपनी है जो एनडीटीवी के प्रोमोटर्स है राधिका रॉय प्रणव रॉय। उन्होंने वीसीपीएल से लोन लिया। अब देखिए यूजुअली क्या होता है, जब आप लोन लेते हैं चाहे बैंक से चाहे कहीं से भी, आपको उस पर एक इंटरेस्ट पे करना होता है और आपकी कुछ ईएमआई जाते हैं जिससे कि एक टेन्योर में आपका लोन खत्म हो जाता है। हाउएवर इस केस में क्या हुआ कि आरआरपीआर ने अपना इंटरेस्ट कंपोनेंट बचाने के लिए और साथ ही साथ अपना कोई उनके ऊपर कोई ईएमआई का बर्डन भी ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी इनका चैनल जो है एनडीटीवी उस टाइम अच्छा कुछ खास नहीं कर रहा था और एक्सपेंशन के लिए पैसे की जरूरत थी। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने नॉर्मल लोन की जगह वारंट्स इशू कर दिए इस लोन के अगेंस्ट। अब वारंट्स क्या होते हैं, देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा तो प्लीज बेयर विद मी, आपको समझ में आएगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन एज सिंपल फॉर्म एज आई कैन। वारंट्स क्या होते हैं? वारंट्स बेसिकली एक लॉन्ग टर्म का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। उससे क्या होता है कि देखिए ये जो 404 करोड़ रुपए इन्होंने वीसीपीएल ने आरआरपीएल कंपनी को दिए, इसके बदले में आरआरपीएल ने वारंट्स दिए जो कि थे ऑलमोस्ट 100% की जो शेयर होल्डिंग थी आरआरपीआर की, उसके वारंट्स इशू कर दिए। इसका मतलब ये कि
आरआरपीएल के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ईएमआई, कोई इंटरेस्ट नहीं भरना है इस लोन के ऊपर। हाउएवर वीसीपीएल के पास एक राइट है कि वो कभी भी चाहे तो, मतलब एक इसके अंदर एक फिक्स टेन्योर होता है, ऑफकोर्स ऐसा नहीं कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, एक फिक्स टाइम होता है जिसमें क्या होता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर वो चाहे वो 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी आता है, 50 साल भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है अग्रीमेंट के ऊपर। तो जो आपका टेन्योर होता है लोन का, उसके बीच में वीसीपीएल के पास एक राइट होता है कि लेट्स से जो आरआरपीआर है इसका अगर कोई शेयर है वो आज 10 रुपीज पर शेयर चल रहा है लेट्स से, और इन्होंने 404 करोड़ के हिसाब से जो लोन दे रखा है, तो उसने, और ये 404 करोड़ इन्होंने पूरे 100% शेयर की वैल्यूएशन करी है। कल को अगर ये शेयर जो है लेट्स से 10 से 20 रुपए का हो जाता है, यानी कि डबल हो जाता है, तो वीसीपीएल को एक राइट मिलता है कि वो जो 20 रुपए का शेयर आज हो गया है उसको वो 10 रुपए में खरीद सकते हैं, यानी कि 10 रुपए में खरीद के और 20 रुपए में, जो क्योंकि एक्चुअल प्राइस 20 रुपए है, तो 20 रुपए में किसी और को बेच सकते हैं, यानी कि 100% का प्रॉफिट। और इसके अंदर एक चीज ये होती है कि जो पूरा टेन्योर है, वीसीपीएल चाहे तो पूरे टेन्योर तक वेट कर सकता है, या फिर उससे पहले लेट्स से अगर कोई उसको वीसीपीएल को बोलता है कि देखो हम आपको इन शेयर्स के 500 करोड़ देने को तैयार है, तो वो 500 करोड़ देके और अपने वारंट्स बेच सकता है, तो फिर वारंट्स जो है वो जो नई एंटिटी आएगी उसके हो जाएंगे। और इस वारंट से क्या होता है, इस वारंट से एक राइट भी और मिलता है वीसीपीएल को कि अगर ड्यूरिंग लोन के टेन्योर में वीसीपीएल को लगता है कि हमें जो है ना अपने वारंट एग्जीक्यूट कर लेने चाहिए, एक्सरसाइज कर लेने चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वारंट एक्सरसाइज कर लेते हैं, और उस वारंट को एक्सरसाइज करने से वीसीपीएल को पूरी एंटायर 100% की ओनरशिप मिल जाएगी इस आरआरपीआर कंपनी की। यानी कि वीसीपीएल के पास एक राइट था या तो लोन टेन्योर तक वेट करें पूरे एंड तक, लेट्स से अगर 20 साल का टेन्योर हो तो 20 साल तक वेट करें, 20 साल के बाद देखते हैं कि जो कंपनी का शेयर है वो 10 रुपए से कितना ऊपर गया है, अगर उस हिसाब से वो चाहे तो अपना वारंट एग्जीक्यूट कर सकती है, या फिर कंपनी जो है ये आरआरपीआर जो है उनके पैसे जो है वापस कर देंगे। जो भी 20 साल, जैसे 20 साल का टेन्योर है तो 20 साल का जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे ये जो आरआरपीआर कंपनी है ये उनसे वो बॉन्ड्स वापस खरीद लेगी और उनको पैसे वापस दे देगी। फॉर एग्जांपल अगर 10 का 20 हो गया तो आरआरपीआर जो है उनको 808 करोड़ रुपए उनको दे देगी और उनसे बॉन्ड्स वापस ले लेगी। तो अडानी ग्रुप ने क्या किया, जो अडानी एंटरप्राइजेज है उन्होंने अपनी एक होली ओन सब्सिडरी बनाई एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड के नाम से, इन शॉर्ट इट्स एएमएनएल। अब अडानी एंटरप्राइजेज ने जब एएमएनएल बनाया तो एएमएनएल ने वीसीपीएल को एक्वायर कर लिया फॉर 103 करोड़, और फिर वीसीपीएल ने जो था, जैसे मैंने को बताया था, अपने वारंट्स जो थे ना उन्होंने 20 साल तक वेट करने के बजाय अपने वारंट्स को एग्जीक्यूट कर लिया, और एग्जीक्यूट करने से क्या हुआ, वो आरआरपीएल अब पूरी हो गई अडानी एंटरप्राइजेस की, यानी कि अडानी ग्रुप की। अब क्योंकि आरआरपीआर उनकी हो गई और आरआरपीआर का 29% स्टेक था एनडीटीवी में, तो ये पूरा का पूरा एनडीटीवी का स्टेक जो था ये चला गया अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को। क्योंकि एनडीटीवी जो है वो एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है और यहाँ पे सेबी का टेक ओवर कोड इन्वॉल्व हो जाता है, इसीलिए अब अडानी ग्रुप को रिक्वायरमेंट थी कि वो फर्दर 25% का एक ओपन ऑफर दें, यानी कि फर्दर 25% उनको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको एक ऑफर देना पड़ेगा ताकि वो लोग अपने शेयर जो है अडानी ग्रुप को बेच दें। अब अडानी ग्रुप ने क्या करा, 25% की जगह 26% का एक ओपन ऑफर लॉन्च कर रखा है एट द प्राइस ऑफ 294। तो अभी तक आपको ये लगा होगा कि ये बहुत एक नॉर्मल सी डील है, यूजुअली मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते रहते हैं डे टू डे बिजनेस लाइफ में, तो इसमें ऐसा अनोखा क्या है, इसके अंदर इस एंटायर डील में कुछ ऐसा है जो अभी आपके होश उड़ा के रख देगा, और वो है ये, इस पूरी डील में रिलायंस भी इन्वॉल्व है। वो देखिए कैसे। आपको याद होगा ये जो वीसीपीएल कंपनी की हमने बात की थी जिसने एक्चुअली लोन दिया था आरआरपीआर को, जो हमने यहाँ देखा था कि वीसीपीएल ने जो 404 करोड़ का लोन दिया था आरआरपीआर को, तो वो पैसा वीसीपीएल के पास आया कहाँ से, वो पैसा वीसीपीएल के पास आया शिनानो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से। अब शिनानो के पास ये पैसा कहाँ से आया, तो शिनानो के पास ये पैसा आया रिलायंस ग्रुप से, और रिलायंस ग्रुप ने इनको ये अपने इस कंपनी के थ्रू दिया था अनसिक्योर्ड लोन। और ये अनसिक्योर्ड लोन क्यों दिया था, क्योंकि ये कंपनी पहले रिलायंस की ही थी, बाद में ऑफिशियली इसको डीमर्ज कर दिया गया था। तो ये पूरे मनी ट्रेल के थ्रू रिलायंस ने पैसा दिया था जो एनडीटीवी के पास गया था, और अब वो एनडीटीवी जो है अडानी के हाथ में आ गया। लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो रिलायंस का पैसा था, इट इज दिस 404 करोड़ रुपीज, वो एक्चुअली में जब वीसीपीएल को खरीदा गया, वो जब अडानी ने वीसीपीएल खरीदा तो ओनली 103 करोड़ में खरीदा, यानी कि ऑलमोस्ट 300 करोड़ का लॉस टू रिलायंस। अब इसकी क्या वजह रही होगी, क्यों हुआ, ये तो देखिए वो अपने आप ही जानते तो हैं। अब आप लोगों ने पूरा ट्रांजेक्शन समझा कि स्टार्ट टू एंड हुआ क्या, कैसे 29% स्टेक एनडीटीवी का उसके हाथ से निकल गया, और नॉट जस्ट 29% स्टेक एनडीटीवी का, यहाँ तक कि उनके फाउंडर्स राधिका एंड प्रणव रॉय के तो पूरी की पूरी कंपनी ही अडानी ग्रुप के पास चले गई है, दैट इज आरआरपीआर। अडानी ग्रुप का अगर
अडानी ग्रुप की 26% की एक्विजिशन जो है वो पूरी हो जाती है, तो उसके बाद मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है वो अडानी ग्रुप के पास चली जाएगी। बट एज ऑफ नाउ तो जो फाउंडर प्रमोटर्स हैं यानी कि राधिका एंड प्रणव रॉय, उन्होंने तो एक स्टेटमेंट जारी की है कि वो लोग इसके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लेंगे, यानी कि दे विल बी चैलेंजिंग दिस सेल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बट इन माई फ्रैंक ओपिनियन आई डोंट थिंक दे विल गेट एनी काइंड ऑफ रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट, बिकॉज दिस डील कितनी भी इमोरल लगे बट ये डील एक्चुअली लीगल तरीके से हुई है। क्योंकि जब बैक इन 2009 व्हेन RRPL applied for loan from VCPL, they should have looked more clearly into the agreement. उनको कुछ और टर्म्स ऐड करनी चाहिए थी, उनको वारंट्स ना इशू करके परहैप्स वो डिबेंचर इशू कर सकते थे, वो और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू वो लोन ले सकते थे, पर दे चोज टू गो विद द इशुएंस ऑफ वारंट्स। और देखिए, जब आप वारंट इशू करते हैं तो जैसे मैंने समझाया, वारंट इज अ लॉन्ग टर्म ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो वंस यू हैव सोल्ड इट देन यू लूज ऑल द राइट। सारे राइट्स जो वारंट बायर के पास चले जाते हैं और आपके ऊपर होती है तो सिर्फ ऑब्लिगेशन कि अगर किसी भी टाइम ड्यूरिंग द टेन्योर अगर बायर जो अपने राइट एक्सरसाइज कर लेता है तो आपको उसके राइट के हिसाब से उसको ऑब्लाइज करना ही पड़ेगा। और यही हुआ राधिका और प्रणव रॉय के साथ। और इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो राधिका और प्रणव रॉय वही लोग हैं जो एक्चुअली मोर ऑफन देन नॉट कंट्रोवर्सी में वैसे भी चलते रहते हैं, कभी टैक्स अथॉरिटीज के साथ, कभी किसी और अथॉरिटीज के साथ। तो आई फील, एंड दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, कि या तो इन लोगों को शायद या तो ये लोग कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं वाइल डीलिंग विद देयर फाइनेंसेस, देयर रिकॉर्ड्स और विद द अथॉरिटीज, या फिर दे ऑलवेज मेक अ मिस्टेक ऑफ चूजिंग द रॉन्ग सेट ऑफ लॉयर्स। क्योंकि कोई भी एक अच्छा लॉयर जो है वो इनको कभी इस तरह की सलाह नहीं देगा जिस तरह से इन चीजों के ट्रबल में या इस तरह के ट्रबल्स में लैंड करें। बट एवरी नाउ एंड देन दे एंड अप इन सम काइंड ऑफ ट्रबल। अब क्योंकि एक नया ट्रबल इनके सर पे आ गया और ये लोग बोल रहे हैं लीगल एक्शंस लेंगे, तो वो तो टाइम बताएगा कि एक्शन लेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि इसके आगे क्या ऑप्शन है। ना तो एनडीटीवी के प्रमोटर्स ना ही वहां के वर्कर्स ये चाहते हैं कि उन्हें कोई एक्वायर करे। तो क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिससे ये एक्विजिशन रोकी जा सकती है? तो आई टेल यू, देयर इज अ सॉल्यूशन। एक, या तो राधिका एंड प्रणव रॉय यानी कि जो फाउंडर्स हैं वो खुद अडानी ग्रुप के बिड को मैच करें, यानी कि जो उन्होंने ओपन ऑफर दिया है वो उसको मैच करें या उससे बेटर ऑफर दें अपने इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करें कि वो एक बेटर डील देने को तैयार है अगर इन्वेस्टर्स जो हैं वो चाहते हैं अपने शेयर जो हैं वो फाउंडर्स को दे दें। उससे क्या है कि फाउंडर्स का मेजॉरिटी स्टेक वापस आ जाएगा, जो कि होना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। क्योंकि अगर उनके पास इतने पैसे होते तो शायद वो VCPL की पेमेंट वापस करके उनसे अपने वारंट वापस ले लेते, जो कि नहीं हुआ। एंड सेकेंड ऑप्शन इज द इनकमिंग ऑफ सम व्हाइट नाइट, दैट इज किसी और बिडर को आना पड़ेगा हु टू एक्ट एज अ व्हाइट नाइट फॉर द एनडीटीवी पीपल, जो हेड ऑन एक बैटल लेगा अडानी ग्रुप के साथ और अडानी ग्रुप के ऑफर को तो मैच करके फिर उससे अच्छा ऑफर देगा और सारे के सारे शेयर्स, मेजॉरिटी शेयर्स वो खरीदने का ऑफर करेगा इन्वेस्टर्स को। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर कोई इन दोनों में से कोई ऑप्शन होता भी है, लेट्स से या तो फाउंडर्स रेडी हो जाते हैं अच्छा ऑफर देने के लिए, या फिर कोई व्हाइट नाइट आ भी जाता है इनको सेव करने के लिए, तो क्या होगा? तो क्या कुछ फायदा मिलेगा? आई फील कि फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि 29% स्टेक ऑलरेडी अडानी ग्रुप के पास आ चुका है। प्लस देयर इज वन इन्वेस्टर दैट इज LTS इन्वेस्टमेंट होल्डिंग। अब ये जो है मॉरिशस बेस्ड कंपनी है, जो मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर में भी बताया था। तो ये जो मॉरिशस बेस्ड कंपनी है, इस मॉरिशस बेस्ड कंपनी का ऑलरेडी एक 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, दैट टू एंटायर 20,000 करोड़ इज इन्वेस्टेड इन द अडानी ग्रुप बाय दिस LTS इन्वेस्टमेंट ग्रुप। तो आई फील ये पूरा 9.95% जो उनके पास स्टेक है एनडीटीवी का, वो तो ये पूरा स्टेक अब अडानी ग्रुप को दे ही देंगे। तो जैसे ही ये ऑलमोस्ट 10% का स्टेक आ जाएगा तो अडानी ग्रुप will end up with almost 39% of stake in the NDTV, in the company. इनके अलावा कुछ और एंटिटीज भी हैं who are in favor of selling their stake into the Adanis। तो अगर ये भी सक्सेसफुल हो जाता है तो ऑलमोस्ट 45% की शेयर होल्डिंग जो है वो अडानी ग्रुप के पास आ जाएगी। और 45% की स्टेक होल्डिंग जब गारंटेड है कि अडानी ग्रुप के पास आनी ही है, तो आई रियली फील इट इज अनलाइकली फॉर एनी काइंड ऑफ व्हाइट नाइट to come in picture and take a head-on battle with the Adani Group to save something in which he'll hardly get anything, because already Radhika and Pranav Roy owns 14 to 16% of stakes respectively. So even if somebody chooses to come or somebody wants to come, he'll not get anything that will keep him fighting the bid. So it's only a matter of time that the Adani Group will complete its takeover of the NDTV. And whether we'll be able to get the kind of journalism we get from NDTV after that or not, that is for the time to tell. तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।